नमस्कार। आप लोगों को गुड इवनिंग करता हूं। आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग अब क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको समझ लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमारा पाषाण काल का टॉपिक कंप्लीट होगा। पाषाण काल का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पाषाण काल के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग यदि समय मिलेगा तो चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की ओर पाषाण काल के टॉपिक के बारे में सामान्य जो एक पूरी रूपरेखा बना देता हूं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या होगा। मात्र 3-4 मिनट का टाइम लगेगा। उस 3-4 मिनट के टाइम के दौरान हम आपके सामने में पाषाण काल की पूरी रूपरेखा रख देंगे कि यही वो बिंदु हैं जिसको कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, जहां से कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनिकेत राज जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां से हमें गुजरना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम ये जानते हैं कि पाषाण काल के नाम का अर्थ क्या है। नाम का अर्थ क्या है? उसके बाद फिर हमें यह पढ़ना होता है कि पाषाण काल को जानने का हमारा स्रोत क्या है। फिर हम देखते हैं कि पाषाण काल का कालखंड क्या है। कालखंड क्या है? जब हम कालखंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका पहला चरण होता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा चरण होता है मध्य पाषाण काल। आप लोग इस फॉर्मेट को समझ लीजिए कि इसी पैटर्न पे हम लोग आगे के सिलेबस को भी पढ़ेंगे कि जब भी मैं किसी टॉपिक में जाऊंगा तो पहले 3-4 मिनट के अंदर मैं आपके सामने यह स्पष्ट कर दिया करूंगा कि इस टॉपिक में क्या क्या मूल बातें हैं जिसे कि हम पढ़ेंगे, ताकि आपके दिमाग में सबसे पहले उस टॉपिक की पूरी दशा और दिशा स्पष्ट हो जाए। यदि उस टॉपिक का पूरा ढांचा आपके दिमाग में बन जाएगा, फिर उसी के अनुसार क्रमशः हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो पाषाण काल के कुल 3 चरण हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर देखोगे कि पूरा पाषाण काल के कुल 3 चरण मिलेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल। ये हमारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद फिर हमें यह समझना है कि पूरा पाषाण काल के कालखंड की खोज करो। कौन सा पीरियड है जिसको हम पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल में। तो पूरा पाषाण काल का कालखंड आप देखोगे कि 6 मिलियन ईयर्स से आरंभ होकर 10,000 BC तक ये पीरियड है जिसे हम पढ़ते हैं
पूरा पाषाण काल के अंतर्गत, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत। आज मुझे विश कर दें, मेरा बर्थडे है दीप सिखाज बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ईश्वर करे कि आप अपने नाम की ही तरह अपना काम भी रोशन करें और आपका जीवन सुखद रहे, आप स्वस्थ रहें, सफल बने और सार्थक बने। तो 6 मिलियन ईयर से लेकर 10,000 BC तक का काल है पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का कालखंड देखो तो क्या है, 10,000 BC से 10,000 BC से लगभग 6,000 BC के बीच का जो काल है। 10,000 BC से तकरीबन 6,000 BC के बीच का जो काल है वो मध्य पाषाण का काल है। उसके बाद नव पाषाण के काल की बात करके देखो तो 6,000, कुछ लोग 7,000 भी बोलते हैं, 6,000 7,000 BC से 1,000 BC तक का काल, ये हो गया नव पाषाण का काल। तो सबसे पहले दिमाग में यह स्पष्ट हो गई बात कि पाषाण काल शब्द का अध्ययन जब हम करते हैं तो इसका सबसे पुराना काल जाता है आज से लगभग 60 लाख साल पहले का। 60 लाख साल पहले से यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो यात्रा कहां पे रही है, वो यात्रा जा कहां पे रही है, तो जा रही है लगभग 1,000 BC के आसपास तक। यानी कि कुल मिलाकर 3 कालखंड हैं। पूरा पाषाण काल वो बहुत लंबा है, उसके बाद मध्य पाषाण काल वो कुछ 1,000 वर्षों का है, उसके बाद में फिर नव पाषाण काल ये भी कुछ 1,000 वर्षों का है। एक सामान्य कालखंडीय परिचय आपका हो गया। अब मैं आप लोगों को यह बताऊं कि पहले हम लोग पढ़ लेंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण और नव पाषाण की ओर चलेंगे। आज आपको थोड़ा सा पीपीटी देखना होगा। तात्पर्य और स्रोत की चर्चा अब बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि कल मैंने यही पढ़ाया है। पाषाण काल का तात्पर्य क्या है, पाषाण काल का स्रोत क्या है, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी आगे चलकर, अभी तो बिल्कुल नहीं। पाषाण काल के कुल 3 चरण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, आपने अभी यही लिखा है। पूरा पाषाण काल का 60 लाख साल से लेके 12,000 साल तक। यहां 12,000 जब लिखा गया तो इसका मतलब समझिए 10,000 BC। 10,000 BC, 10,000 BC का मतलब क्या हुआ, आज जो हम ईसाई संवत में चल रहे हैं उसके 2,000 साल जोड़ दीजिए तो 12,000 साल हो जाएगा। 12,000 साल पहले लगभग मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई है। वैसे मध्य पाषाण काल की शुरुआत को लेकर अलग अलग देशों में कालखंडों में थोड़ा थोड़ा भेद भी होता है, तो आप लोग उतने ज्यादा एक्यूरेट होने की जरूरत मत मानिएगा। पीपीटी में लिखा हुआ है, हम लोग कैसे लिखेंगे? बेटा रुक जाओ ना, काहे परेशान होता, पीपीटी तुमको मिल ही जाता है, क्या दिक्कत है? तो ये मैं बोल रहा हूं कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई, इस बात को लेकर थोड़े थोड़े अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग बातें कही जाती है। तो जहां भी कहीं भी इतिहासकार मतभेद करते हैं वहां तुमसे एक्यूरेट नहीं पूछा जाएगा कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत 11,000 साल पहले हुई थी कि 12,000 साल पहले हुई थी। तुम्हारे ऑप्शंस ऐसे आएंगे कि मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी, तो मान लो एक दे दे 1,00,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले, या दे दे 50,000 साल पहले, या दे दे 25,000 साल पहले।
या 12,000 साल पहले। ये 12 की जगह कोई 11 दे सकता है, तो इसको लेकर आपको नई मगजमारी करना है कि 12 है कि 11 है। इसको लेकर 11 इतिहासकार लिखेगा तो 12 निष्कर्ष दे देगा। 500 साल आगे, 500 साल पीछे भारत के ही अंदर देखोगे तो बहुत सारे मध्य पाषाण काल के स्थलों की खुदाई हुई है। किसी स्थल के बारे में पता चलता कि 9500 साल पुराना स्थल है वो, किसी कहता 9800 साल पुराना स्थल है। तो उस मगजमारी में तुम्हें नहीं पढ़ना ना, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इतनी बात समझना है कि ऑप्शन ऐसे ही आएगा तुम्हारे सामने, 1,00,000 साल पुराना, 50,000 साल पुराना, 25,000 साल पुराना। तो बोले नहीं भाई, 11-12,000 साल पुराना। तो ज्यादा जो स्टैंडर्ड डेट माना जाता है वो 12,000 साल पुराना। इसी में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 10,000 साल लिखा हुआ जाता है। तो सामान्य तौर पे तो 10,000 साल लिखने के बजाय 10,000 BC लिखा होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां से कि मध्य पाषाणिक काल की जानकारी हमें 10,000 BC तो छोड़ दो, 8,000 BC का भी मिला है, 7,000 BC का भी मिला है। तो उतने डिटेल में जाना तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हें मोटा मोटी वर्ष समझना है। क्योंकि तुम यदि अपने क्वेश्चन के नेचर को जानोगे तो तुमको यह पता चल जाएगा कि इस तरह के टॉपिक में ऐसे ही डेट दिए जाएंगे। तो पूरा पाषाण काल का अंदाजा आपको लग गया कि इसका पीरियड क्या है, 60 लाख साल से 12,000 साल पहले तक का पीरियड। मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से 6,000 BC के बीच का पीरियड, और नवपाषाण काल का 6,000 BC से लेकर 1,000 BC के बीच का पीरियड। ये एक सामान्य राउंड हुआ। अब इसमें यह भी बात समझना है कि पूरा पाषाण, ये मेरे साथ लिखना, तुम मेरे साथ लिखते जाना, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, और नवपाषाण, नवपाषाण काल अलग अलग जीवन स्तर का बोध कराता है, जीवन स्तर का बोध कराता है। पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल अलग अलग जीवन स्तर का बोध कराता है। अतः भारत में इनका कालखंड क्षेत्र वार अलग अलग है, अलग अलग है, क्षेत्रवार अलग अलग है। पहले इतना समझ लो, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा कि जब आप पाषाण काल के बारे में 3 कालखंड पढ़ते हो तो एक कालखंड हुआ पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब हुआ कि उस दौर में सामान्य जीवन पद्धति यह है कि लोग अभी शिकार करते थे और लोग अभी खाने के लिए सामग्रियों का संग्रहण करते थे। अभी वो लोग उत्पादन वगैरह नहीं करते थे, अभी वो लोग उत्पादन वगैरह नहीं करते थे। दूसरी ओर चलकर देखो कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत थोड़ी थोड़ी खेती होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा पशुपालन होने लगा था,
और नवपाषाण काल में देखोगे कि ज्यादा खेती हो रही है, 50% ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं, 50% ज्यादा लोग पशुपालन कर रहे हैं। तो यदि आप ये देखोगे कि भारत में ए, बी, सी, डी, अभी आपको ये बेसिक बात समझा रहा हूं, इसके अंदर नोट्स बनाना नहीं जरूरी है। अभी आप लोग एकदम बेसिक बात समझ लीजिए, आगे चलकर एक एक टॉपिक का क्रमवार आने वाला है, मात्र 2-3 मिनट के बाद आने वाला है। अभी आप कुछ बेसिक चीजें समझिए, इन बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाएगा आपसे, इसलिए एकदम बेसिक बातें समझिए कि ए, बी, सी, डी 4 स्थान यदि मिल गया आपको नवपाषाण काल का, तो चारों स्थान का कालखंड क्या एक ही होगा? तो उत्तर है नहीं, चारों कालखंडों में अलग अलग हो सकते हैं। कि क्या पूरे भारत में एक ही दिन कोई तिथि दिखाकर कोई शुभ मुहूर्त पर कृषि की शुरुआत हुई थी, पशुपालन की शुरुआत हुई थी? तो नहीं, कहीं पशुपालन और खेती की शुरुआत 6-7 हजार साल बीसी में हो गई, कहीं पर उसके 2000 साल बाद हुई, कहीं पर उसके 3000 साल बाद हुई। तो मोटा मोटी देखोगे कि लगभग 6000-7000 बीसी के आसपास इंडिया में नवपाषाण काल की शुरुआत हो गई। और उसके बाद फिर देखोगे कि पाषाण काल कब तक चला है? तब तक जब तक कि लोगों को धातु का ज्ञान हो नहीं गया। जब तक कि लोगों को धातु का ज्ञान नहीं हो गया तभी तक के काल को पाषाण काल कहते हैं। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में धातु का ज्ञान किसी एक दिन आया था, सभी क्षेत्रों में एक ही दिन आ गया था? तो नहीं, कुछ क्षेत्रों में पाषाण काल खत्म हो गया और कुछ क्षेत्रों में नवपाषाण काल अभी चल ही रहा था। यहां से आपके सामने में क्वेश्चन दे देगा कोई कि भारत में नवपाषाण काल की शुरुआत सभी क्षेत्रों में एक ही साथ हुई, या भारत में नवपाषाण काल का अंत सभी क्षेत्रों में एक ही साथ हुआ। स्टेटमेंट सही है कि गलत? तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नवपाषाण काल भारत में सभी क्षेत्रों में एक साथ न शुरू हुआ न खत्म हुआ। उसी तरीके से मध्य पाषाण काल भी भारत में सभी क्षेत्रों में एक साथ न शुरू हुआ न खत्म हुआ। तो मध्य पाषाण काल की शुरुआत कब हुई? शुरुआत खोजोगे तो लगभग 12,000 साल पहले की है। कुछ क्षेत्रों में उसके बाद है, कुछ क्षेत्रों में उसके बाद है। वैसे ही नवपाषाण काल की शुरुआत खोजोगे तो लगभग 6,000-7,000 बीसी के आसपास है, कुछ क्षेत्रों में उसके बाद भी है। मध्य पाषाण काल का अंत या नवपाषाण काल का अंत यह भी एक साथ नहीं हुआ है। तो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि भारत में पाषाण काल के 3 कालखंड, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण काल का कालखंड सबसे ज्यादा, मध्यपाषाण काल का कालखंड कुछ हजार वर्षों का, लगभग 5-6 हजार वर्षों का। नवपाषाण कालखंड का कालखंड भी लगभग 5,000 साल का। पाषाण काल का अंत कब होता है? जबकि मानव धातु का ज्ञान हासिल कर लेता है और धातु के ज्ञान के आधार पर अपने जीवन के स्तर को आगे बढ़ा लेता है। दूसरा पॉइंट यह कि चाहे मध्यपाषाण की बात करो चाहे नवपाषाण की बात करो, भारत में मध्यपाषाण और नवपाषाण की शुरुआत संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं हुई थी। मध्यपाषाण हो या नवपाषाण हो, उसका अंत भी पूरे भारत में एक साथ नहीं हुआ था। इतनी बात मैंने आपको यहां पर लिखवा दिया। बस सिंपल सी बात है कि पुरापाषाण काल हो या मध्यपाषाण काल हो या नवपाषाण काल हो, इनका कालखंड जीवन स्तर का द्योतक है। यानी कि कोई भी समाज मध्यपाषाणिक है या कि नवपाषाणिक है या कि पुरापाषाणिक है, इसका निर्णय कैसे करोगे?
पुरापाषाणिक का मतलब जिस समाज का जीवन पूरे तौर पर पशुपालन या कृषि से मुक्त हो। पूरा का पूरा समाज ही या तो शिकार करता हो या खाद्य संग्रहण करता हो। 100% समाज खाद्य संग्रहण या शिकार पर आधारित जीवन जीता हो तो पुरापाषाणिक। यदि थोड़े थोड़े लोग 2, 4, 5, 10% लोग खेती करने लगे हों, पशुपालन करने लगे हों, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी शिकार और खाद्य संग्रहण पे जीते हों तो मध्यपाषाणिक। और यदि 50% से ज्यादा लोग खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे तो जीवन कैसा? नवपाषाणिक। तो जीवन स्तर के आधार पर यह पता चलता है कि कोई भी समाज कौन से चरण में जी रहा है। वह पुरापाषाण में जी रहा है कि मध्यपाषाण में जी रहा है कि नवपाषाण में जी रहा है। इसके बाद का अगला स्तर आपके सामने यह आ रहा है कि पुरापाषाण काल की बात करके देखोगे तो मोटे तौर पर आपको यह पता चलेगा कि इसके 3 लेयर्स मिलेंगे आपको। निम्न पुरापाषाण काल, इसका पीरियड 60 लाख साल से लेकर 1 लाख साल तक का है। 60 लाख साल से 1 लाख साल के बीच का है। साठ लाख साल से 1 लाख साल के बीच का पीरियड है जिसे हम निम्न पुरापाषाण काल बोलते हैं। फिर 1 लाख साल से लेकर 34,000 साल पहले के बीच का जो पीरियड है इसे हम मध्य पुरापाषाण बोलते हैं। और 34,000 बीसी से लेकर 12,000 बीसी या 12,000 साल पहले तक का 10,000 बीसी तक का पीरियड है, उसे हम उच्च पुरापाषाण काल बोलते हैं। बस 3 कालखंडों में इसका वितरण हो गया। इसके वितरण के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इन 3 कालखंडों के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि मानव के विकास के अंदर, मानव के विकास के अंदर मानव के विकास के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का चरण किस काल में आया? किस काल में आया? मानव के विकास के अंदर ऑस्ट्रेलोपिथेकस का चरण किस काल में आया? ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। नंबर 1 निम्न पाषाण, नंबर 2 निम्न पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण। उच्च पुरापाषाण। ये 3 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए। आपको इसके मुताबिक आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा
निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल। आपको सब लोगों ने करेक्ट दे दिया आंसर। अब बस हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, आंसर हो जाएगा निम्न पुरा पाषाण काल। आपको याद है मानव के विकास की यात्रा मैंने बताया था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर बताया था होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इसके बाद बताया था निएंडरथल, निएंडरथल, फिर बताया था होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। अब आपके सामने में मैं दूसरा क्वेश्चन रख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन यह है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिटा दीजिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिटा दीजिए और कह दीजिए कि मानव के विकास के अंदर होमो इरेक्टस का चरण कब आया था। होमो इरेक्टस का चरण किस काल में आया। सेम ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन सेम है। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलोपिथेकस बदल गया और आपके सामने में आ गया होमो इरेक्टस का काल कौन सा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस बदल गया और आ गया होमो इरेक्टस का काल कौन सा है। तो आप बताइए होमो इरेक्टस का काल कौन सा है। ज्यादातर लोग या तो ए बोल रहे हैं या तो बी बोल रहे हैं, ए या तो बी। चलो ठीक है। अब देखो तुम लोग, देखो यहां से तुम लोगों को एक ढांचा बना लेना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस ये दोनों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस ये दोनों निम्न पुरापाषाण काल के थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस ये दोनों निम्न पुरापाषाण काल के थे और निएंडरथल मानव जो था उसकी शुरुआत होती है मध्य पुरापाषाण काल के दौरान। लगभग 1 लाख साल पहले इसकी शुरुआत होती है और ये लगभग 34,000 साल पहले तक चलता है। तो निएंडरथल मानव कौन से दौर का है, तो मध्य पुरापाषाण काल के दौर का है, मध्य पुरापाषाण काल के दौर का है। यानी कि इसके जगह पर यदि हम निएंडरथल दे देते, निएंडरथल दे देते तो उत्तर हो जाता बी। और यदि हम दे दें होमो सेपियंस तो उत्तर हो जाएगा सी। कुल मिलाकर आपके सामने में कहानी स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस कौन से पीरियड का, तो निम्न पुरापाषाण काल का। निएंडरथल कौन से पीरियड का, तो मध्य पुरापाषाण काल का। और होमो इरेक्टस होमो सेपियंस कौन से काल का, तो उच्च पुरापाषाण काल का, उच्च पुरापाषाण काल का। बस इस पेज में इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं दे रहा हूं। इस पेज में जितनी जानकारी दी गई उसे फिर से रिवाइज करिए, रिवाइज करिए। गलत सही की चिंता ना करिए, गलत उलट होते रहता है। अभी आपका सही होने का समय शुरू होगा। अभी बस इतना याद रखना है, पुरापाषाण काल के कुल 3 चरण थे, निम्न, मध्य और उच्च। एक सामान्य बुद्धि ये लगाओ कि सबसे पुराना कौन सा होगा,
सबसे पुराना कौन सा होगा? तो सबसे पुराना होगा निम्न वाला। ऐसे देखो कि जब पुरातात्विक खुदाई होती है ना, तो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो सबसे लेटेस्ट होता है, और जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे वैसे तुम अर्लियर की ओर जाओगे, और नीचे और अर्ली का, और नीचे और अर्ली का, सबसे पुराना जो होगा सबसे नीचे होगा। तो ऐसे समझो, ये हुआ निम्न, ये हुआ मध्य, ये हुआ उच्च। तो यदि कोई कहेगा उच्च पुरापाषाण काल, तो पुरापाषाण काल में सबसे बाद का चरण, और कोई कहे निम्न पुरापाषाण, तो पुरापाषाण काल में सबसे पुराना, सबसे ज्यादा पुराना वाला काल। तो सबसे ज्यादा पुराना वाला काल यदि खोजोगे तो कौन सा मानव मिलेगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस। कई बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि रामापिथेकस का क्या है। तो रामापिथेकस तो आदमी ही नहीं था ना जी। तो रामापिथेकस के काल के बारे में ना पढ़ो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से पढ़ना शुरू करो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, यह हुआ निम्न पुरापाषाण काल का। निएंडरथल हो गया मध्य पुरापाषाण काल का, और होमोसेपियंस हो गया उच्च पुरापाषाण काल का। अब आपको याद होगा कि मैंने एक दिन क्लास में आपको पढ़ाया था कि होमोसेपियंस जो है वो उच्च पुरापाषाण काल में शुरू हुआ है। ऐसा थोड़े ना है कि उच्च पुरापाषाण काल में उसका अंत हो गया। उच्च पुरापाषाण काल में उसका काल आरंभ हुआ था, और होमोसेपियंस तो उसके बाद के हर चरण में मौजूद है। मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को, आपको याद होगा। आपको याद होगा कि एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था कि होमोसेपियंस का कालखंड कौन से है। होमोसेपियंस का कालखंड कौन सा है? होमोसेपियंस का कालखंड कौन सा है? आप लोग फिर से देख सकते हो। निम्न में से होमोसेपियंस का काल कौन सा है? एक उच्च पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प का चयन करें। विकल्प में आगे से आगे दे रहा हूं, 1 और 2, 1, 2 और 3 केवल 1 और 3 1
2 और 4 ए बी डी। अब आपको इनमें से सही विकल्प का चयन करना है। आप ट्राई करके देखिए आंसर फटाफट, आप लोग फटाफट आंसर बना के देखिए। अमृता क्यों रो रही है भाई? इसमें रोने लायक बात नहीं है। तुम लोगों को अपने एग्जाम की तैयारी को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, मेथड थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि अभी तक तुम लोगों ने पढ़ाई भी थोड़ा बचपने के स्तर पर की होगी। सर आदर्श सर क्या? तो सही विकल्प का चयन करें। देखें ज्यादातर लोग कंफ्यूज्ड स्टेट में दिख रहा है, कोई सी, कोई ए, कोई बी, कोई डी, मतलब सारे विकल्प मारे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि समाजवाद लेके चल रहे हो तुम लोग। चलो चलो चलो, अब सोचो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से होमोसेपियंस का काल खंड कौन सा है? कालखंड कौन सा है? पिछले दिनों मैंने तुम लोगों से पूछा था कि होमोसेपियंस के शुरुआत का काल कौन सा था। शुरुआत का काल यदि खोजोगे तो मिलेगा उच्च पुरापाषाण काल। शुरुआत का काल खोजोगे तो होमोसेपियंस का काल है उच्च पुरापाषाण काल। और अरे मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फिर से बदल देता हूं। ए बी, एक मिनट के लिए ऑप्शन फिर से बदल देता हूं तो आपको सहूलियत हो जाएगी। ए के बाद बी सी, ए बी डी, बी सी डी। अब आप लोग बना के दिखाओ। अब बना के दिखाओ। बना के दिखाओ, अब बनाओ, दिखाओ ना। देखो उच्च पुरापाषाण काल ए होगा, सही है। मध्य पुरापाषाण काल उच्च पुरापाषाण काल ए सही है, लेकिन बी नहीं होगा। मध्य पुरापाषाण काल के दौरान होमोसेपियंस नहीं आया था। उसके बाद फिर देखो इधर एबीसी, एबीसी में क्या है? ए तो सही है, होमोसेपियंस का काल है। बी नहीं है, सी है। मध्य पाषाण काल ये गलत हो जाएगा, ए और सी सही है। इधर देखो ए, सी और डी ये सही होगा, क्योंकि ये होमोसेपियंस की शुरुआत का काल है, ये उसकी अगली कड़ी है, ये बाद की कड़ी है, ये चलती रही। यानी आंसर होगा ए, सी और डी। माफ करिएगा, एक दफा मैं ही ऑप्शन लिखने में गलती कर दिया था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसको नोटिस भी किया होगा, तो ऑप्शन लिखने में एक मिस्टेक हो गया था। आंसर होगा इसमें ए, सी और डी। समझना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कभी कभी लिखने में बी की जगह सी लिखा जाता है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल सिर्फ गलत होगा, बाकी तीनों सही है। मूल कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वो ये कि जो होमोसेपियंस का कालखंड है वो उच्च पुरापाषाण से शुरू हुआ, उच्च पुरापाषाण से शुरू हुआ
तो उसके बाद का जो भी कालखंड है सबके सब उसी कालखंड में समाएगा, चाहे वो उसके बाद में मध्यपाषाण काल हो, मध्यपाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो, चाहे उसके बाद के सभी कालखंडों से गुजरते हुए आज का काल हो। आपको याद होगा हमने पढ़ाते हुए कहा था कि चाहे अमृत काल हो, जिसकी चर्चा आजकल हो रही है, इस सबके तमाम मानव होमोसेपियंस ही हैं। तो ये मामला हमारा पूरा हो गया। अब हम इस पेज को यहां समाप्त घोषित कर देते हैं। इस पेज को समाप्त करके आगे बढ़ते हैं। ये वाला एक पेज बड़ी महत्वपूर्ण पेज है। इस पेज का जो फैक्चुअल डिटेल है, इस पेज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चार्ट दिया गया है। अब शांत रहो, पीछे का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, पीछे के टॉपिक की ओर अब मत दौड़ो। एक सामान्य सा रिवीजन हो चुका। पाषाण काल का पूरा पाषाण काल है, 3 चरण में गया, निम्न, मध्य और उच्च। निम्न के साथ मैंने ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस को जोड़ा, मध्य के साथ में मैंने निएंडरथल को जोड़ा, उच्च के साथ में होमोसेपियंस को जोड़ा, और उच्च पुरापाषाण काल के बाद के तमाम कालों तक वही होमोसेपियंस जारी है। कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हुआ। राइटिंग के दौर में कभी कभी सी के जगह बी वगैरह लिखा जाता है, वो मिसप्रिंट होता है। उस मिसप्रिंट से कंफ्यूज मत हो। एक नहीं 3 बार बोल चुका, निम्न पुरापाषाण काल मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो इरेक्टस, मध्य पुरापाषाण काल माने निएंडरथल, उच्च पुरापाषाण काल माने होमोसेपियंस, उसके बाद के सारे काल होमोसेपियंस। अब इस टॉपिक के ऊपर मन मजबूत करो और आगे बढ़ो। अब देखो, मानव के विकास के जो विभिन्न चरण हैं, उन चरणों के बारे में यहां पर एक लिस्ट दिया गया है। ये लिस्ट मैं आपके क्लास में पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये आपको पीपीटी में मिल जाएगा, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसमें बहुत ज्यादा समय खर्च करना नहीं चाहता। यहां पर ध्यान दीजिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए। ये कौन है? यही है रामापिथेकस। ये रामापिथेकस है। हम लोग इसको इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि रामापिथेकस जो है वो 4 पैरों पे चल रहा है। आप देख लीजिए कि ये 2 पैर पीछे के, ये 2 पैर आगे के, ये अभी 4 पैरों पे चल रहा है। इसलिए हम इसकी पढ़ाई नहीं करते हैं मानव के रूप में। ये हमारा पहला मानव रूप है जिसे हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस में पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में हम पहले से पढ़ते हैं। आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है यह 2 पैरों पे खड़ा हो गया। इसके 2 पैर जो है वो अलग हैं। ये 2 आगे वाले जो इसके पैर थे, ये दोनों इसके हाथ बन गए। इसके 4 पैर थे, इसके अंदर 2 पैर और 2 हाथ हो गए। यही है मानव के जीवन की पहली यात्रा। मानव पहली दफा बंदर से जब आदमी की ओर मुड़ा तो वह इसी क्रम में बढ़ा। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह नजर आएगी कि इस समय इनका जो दिमाग है ना, बहुत डेवलप नहीं है। इस समय इनका दिमाग बहुत अधिक डेवलप्ड नहीं है। इस समय आप देखो कि इनके दिमाग का जो स्तर है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। आप यहां पर गौर करके देखो कि
से लेकर 650 सीसी के बीच में इनका मानसिक स्तर है। जबकि हम होमोसेपियंस में जाते हैं और निएंडरथल में जाकर देखें तो निएंडरथल और होमोसेपियंस मानव के दिमाग की क्षमता एक जैसी है। तो यहां से यहां तक जब पढ़ के देखोगे तो तुमको लगेगा कि लगभग 3 गुना से भी ज्यादा मानसिक क्षमता बढ़ी है निएंडरथल तक आते आते। आपको एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कोई कि किसके काल में मानव के दिमाग की क्षमता कितनी थी, चाहे आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करो, चाहे आप होमो इरेक्टस की बात करो, या आप निएंडरथल की बात करो, या होमोसेपियंस की बात करो। यह आपको याद नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा था कि यह चार्ट आपको नहीं याद करना है कि किसके काल में मानव की खोपड़ी की क्षमता कितनी थी। यह बिल्कुल नहीं याद करना आपको। लेकिन हां, यह जरूर समझना है कि यदि क्वेश्चन आपको दे दे इस तरह से कि ये देखो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमोसेपियंस। आपको यदि क्वेश्चन दे दे कि उपरोक्त में से किसकी कपाल क्षमता सबसे कम थी, किसकी कपाल क्षमता सबसे कम थी, ये क्वेश्चन दिया। अब बताइए उपरोक्त में से किसकी कपाल क्षमता सबसे कम थी। सबसे कम कपाल क्षमता किसकी होगी? तो स्वाभाविक रूप से ऑस्ट्रेलोपिथेकस की कपाल क्षमता सबसे कम होगी। मानव आगे बढ़ेगा, होमो इरेक्टस में जाएगा तो थोड़ी इसकी क्षमता बढ़ जाएगी, निएंडरथल की ओर जाएगा थोड़ी क्षमता इसकी बढ़ जाएगी। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो इरेक्टस की ओर बढ़ा, दिमाग की क्षमता बढ़ी। होमो इरेक्टस से निएंडरथल की ओर बढ़ा, दिमाग की क्षमता बढ़ी। आंसर आपने ए लगाया, आपने सही उत्तर लगा दिया। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन देता हूं कि उपरोक्त में से किन दो की कपाल क्षमता एक जैसी थी? किन दो की कपाल क्षमता एक जैसी थी? यह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस ए, यह होमो इरेक्टस बी, यह निएंडरथल सी और होमोसेपियंस डी। इसके बीच में से ऑप्शन चुनूंगा। बी और सी, बी और डी, सी और डी। आपको आंसर बताना है किसकी कपाल क्षमता एक जैसी है। आप यदि इस तरह के प्रश्नों से गुजरते जाएंगे, आपको यह अंदाजा लगता जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आएगा। नहीं तो आप फिर सिर्फ और सिर्फ तथ्य रटते जाएंगे। तथ्य रटने से कुछ नहीं होगा। आंसर होगा सी। ज्यादातर लोगों ने सही बता दिया, आंसर होगा सी। क्योंकि निएंडरथल और होमोसेपियंस दोनों मानवों के कपाल की क्षमता 1350 सीसी से 1750 सीसी के
मध्य है। याद करने का तरीका, याद करने का एक तरीका समझो कि जब कभी आपको यह मालूम हो जाएगा कि किसी भी टॉपिक में क्वेश्चन की भाषा क्या होगी तो तुम याद करने में सहज हो जाओगे। तुमको यदि यह याद करना पड़े कि निएंडरथल के कपाल की कैपेसिटी कितनी थी, उसकी कैरेनियम कैपेसिटी कितनी थी, तो तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल पड़ जाएगा कि 1350 से 1750, 1350 से 1750 याद करना हमेशा डिफिकल्ट होगा। लेकिन यदि तुमको यह बात समझ में आए कि कमीशन वाले के पूछने का पैटर्न यह नहीं होना है कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, बल्कि देगा कि 1350 से 1750 की कैरेनियम कैपेसिटी इनमें से किसकी थी, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, तो कह दोगे निएंडरथल की। तो इस तरीके से क्वेश्चन की भाषा को प्रिडिक्ट करो। बहुत डिटेल और बहुत रेयर फैक्ट याद करने के पीछे मत भागो, क्वेश्चन की क्या भाषा आएगी इसका अंदाजा लगाओ। और यह अंदाजा तुमको लगेगा कैसे, जब तुम पिछले 10-12 वर्षों के प्रश्नों को 5-7 बार पढ़ लोगे तो तुमको अपने आप अंदाजा लग जाएगा। अब आगे देखो कि रामापिथेकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, फिर ये देखो होमो इरेक्टस है, ये होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस है। ये मानव सीधा खड़ा हो गया, ये मानव सीधा खड़ा हो गया, ये होमो इरेक्टस हो गया। और ये मानव सीधा खड़ा होने के अलावे इसकी मानसिक क्षमता बढ़ गई, इसकी मानसिक क्षमता बढ़ गई। मानसिक क्षमता बढ़ गई। यही मानव है निएंडरथल, यही निएंडरथल है। और फिर ये होमोसेपियंस की श्रेणी में आएगा, उसको छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर लेने का संतोष अब होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आ सकता है वो क्वेश्चन इतना ही है। और फिर ये भी देखो कि यदि इस सब टॉपिक में आप ये सोचो कि इसमें बहुत रोचक कहानियां हो, तो ये सब कहानियां नहीं संभव है भाई। इसके अंतर्गत थोड़ा 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो, 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। देखो, तुम जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वो टॉपिक सबसे बोरिंग टॉपिक होता है। लेकिन क्या करोगे, तुमको पठान सिनेमा दिखा दूंगा तो क्या काम हो जाएगा तुम्हारा? नहीं होगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना भर का है कि तुमको जो टॉपिक दिया गया है उसको पढ़ो, उसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है इसका अनुमान लगाओ, अनुमान लगा के उसका क्वेश्चन करो। सही माने में देखो तो हम पहले दिन आज ही टॉपिक में उतरे हैं। इसके पूर्व के काल में मैंने 3 दिनों तक आप लोगों को जो पढ़ाया था उसका पर्पस हमारा था कि हम आपको एंसेंट इंडिया से परिचित करा दें। एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का एक परिचय मैंने दे दिया, लेयर 1 का ज्ञान आपको दे दिया। आप लोग यदि आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ा पॉजिटिव माइंड से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि वो चीज़ें कितनी मीनिंगफुल है और कितनी लाभदायक है। यदि आप लोग निगेटिव माइंड से पढ़िएगा कि चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, भैया मेरे ये बहुत रोचक विषय नहीं है। पाषाण काल में पीटी की तैयारी करना है, कितना रोचक होगा। नंबर दो कि इसके अंदर मैं थोड़ा नीचे लेयर में ले जाऊं, थोड़ी कहानियां सुनाऊं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाऊं तो थोड़ा रोचक हो सकता है, लेकिन उतना समय नहीं होगा क्योंकि वो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए। मेंस के लिए पढ़ा रहा होता तो थोड़ा रोचक बना सकता था,
लेकिन पीटी में क्या रोचक बनाऊंगा, रोचक बनाने लगूंगा तुम्हारा समय खराब हो जाएगा, क्या मतलब है तुमको। तो इसलिए बेहतर है कि सामान्य चीजों को पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आज आपका पहला टॉपिक सिलसिलेवार तरीके से चल रहा है पाषाण काल। पाषाण काल के टॉपिक को खत्म कर देंगे आज। इसी के क्रम में देखो तो पाषाण काल के जो उपकरण हैं उन उपकरणों को लेकर हम देखते हैं। उन उपकरणों को लेकर देखो। सर मेंस का क्लास कब होगा? बेटा मेंस का क्लास कब होगा ये मैं नहीं तय करूंगा। यदि मैं तय करने वाला होता ना तो मैं आपके क्लास की शुरुआत मेंस से ही करता। लेकिन अब चूंकि पीटी से क्लास की शुरुआत हुई, एंसेंट इंडिया से शुरुआत हुई, तो बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि पाषाण काल, मानव का उद्भव ये सब पढ़ाते ही नहीं है, ये सोचकर कि बच्चे थोड़े बोर हो जाएंगे। लेकिन क्या करोगे यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो? मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुम 4 क्वेश्चन तो पक्का बना दोगे, 5 भी बना सकते हो। इसलिए थोड़ी कड़वी दवाई मिले ना तो थोड़ी कड़वी दवाई भी पी लो। यदि पी लोगे तो काम बन जाएगा। अब देखो पाषाण काल के टॉपिक से जिस बिंदु पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है उनमें से एक है पाषाण काल के उपकरण। सर पीपीटी हिंदी मीडियम में क्यों नहीं है? पीपीटी हिंदी में क्या है? इसमें हिंदी में मैं हिंदी लिख दूंगा, परेशान काहे हो रहे हो? तो आप देखो कि इनके उपकरण कौन से हैं, इनके उपकरण कौन से हैं। पाषाण काल के उपकरणों में सबसे पहला उपकरण जो आता है वह है चॉपर, उसके बाद है चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग, उसके बाद है हस्त कुठार, हस्त कुठार, उसके बाद है विदर्नी, विदर्नी, उसके बाद है खुरचनी, खुरचनी। चॉपर, चॉपिंग, हस्तकुठार, विदर्नी और खुरचनी। आप इन उपकरणों का नाम लिखिए। उसके बाद यह समझने की कोशिश करना है कि इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा। पहले आप इनके नाम लिख लीजिए। चॉपर माने काटने वाला, काटने वाला। चॉप करना माने काट देना, काटने वाले उपकरण को बोलते हैं चॉपर। चॉपिंग, इसके बारे में एक लाइन का जगह छोड़ दीजिए, आगे लिखाऊंगा, बस एक लाइन का जगह छोड़ दीजिएगा। हस्त कुठार, ये कुल्हार जैसा है, हस्त कुठार, हैंड एक्स, हैंड एक्स, हाथ से पकड़ा हुआ कुल्हाड़ी के जैसा सामान, हैंड एक्स, कुल्हाड़ के जैसा सामान है। कुल्हाड़ी से आप क्या करते हैं? प्रहार करते हैं, किसी चीज पे तोड़ते हैं कोई चीज। विदर्नी, विदर्नी माने वो उपकरण जिससे कोई चीज चीरा जाता है, जैसे लकड़ी को, मांस को चीरने वाला काम, चीरने वाला उपकरण। विदर्नी को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लेवर। इससे आप किसी भी चीज को चीरते हैं, चाहे लकड़ी चीर देंगे, चाहे किसी पशु के मांस को चीर देंगे, तो चीरने वाला काम। खुरचनी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्क्रैपर, स्क्रैपर माने इसे खुरेचते हैं हम, खुरेचते हैं। आपको एक लाइन में मैंने इसका मीनिंग बताया है। अभी मेंस भी पढ़े साथ में, अभी इसमें मेंस क्यों पढ़ोगे? अभी मेंस पढ़ाई नहीं हो रही है, अभी तो पीटी की पढ़ाई हो रही है। कई सारे लोग लगता है इस बात को लेकर भी कंफ्यूज्ड हैं कि इसमें हम लोग मेंस के लायक प्रश्न का उत्तर नहीं लिख रहे हैं क्या? मैं बेटा प्रश्न का उत्तर आपको अभी नहीं बता सकता हूं मेंस के लायक, क्योंकि एंसेंट इंडियन हिस्ट्री मेंस में नहीं है, वो सिर्फ प्रीलिम्स में है।
तो आप लोग अभी आप लोग लिखने का काम छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए लिखने का काम छोड़ दीजिए और सीधा सीधा पहले फोटो देखिए। फोटो देखकर आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप लिखिएगा। अभी मैं आप लोगों को अगले 2-3 मिनट तक जो चीज समझा रहा हूं उसको लिखना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ समझना है। सबसे पहले देखो, एक आपको मिलेगा पेबुला। पेबुला, पेबुला को हिंदी में बटिकास्म कहा जाता है। बटिकास्म, इसके बारे में सुन लो, समझने का काम, बस लिखना भी कुछ नहीं है। ये मानव के द्वारा निर्मित उपकरण नहीं है, ये वो उपकरण है जो प्रकृति के मार से या ऐसे ही नदी के किनारे पड़ा हुआ पत्थर का टुकड़ा है, उसके ऊपर बार बार पानी का थपेड़ा आता है। समुद्र के किनारे पड़ा हुआ कोई पत्थर का टुकड़ा है, उसके ऊपर पानी का थपेड़ा आता है और वो एक निश्चित शेप में ढल जाता है। इस तरीके से पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उन्हीं को पेबुला कहा जाता है। पत्थर के वो टुकड़े जो प्रकृति की मार से या पानी की धार से एक निश्चित रूप में आ जाते हैं, लेकिन उसका निर्माण मानव ने अपनी क्षमता के बदौलत, अपनी बुद्धि से, अपने परिश्रम से नहीं किया हो। तो क्वेश्चन आपके सामने में आएगा कि मानव निर्मित पहला उपकरण कौन सा था? पहला उपकरण कौन सा था? मानव निर्मित पहला उपकरण कौन सा था? मानव निर्मित पहला उपकरण कौन सा था? और इसमें से ऑप्शन दे देगा, चॉपर, चॉपिंग, हस्तकुठार, बिदरनी, खुरचनी। तो सबसे पहला उपकरण है चॉपर। पत्थर का एक उपकरण जिसको मानव ने बनाया था, उसका उद्देश्य था काटना। यदि हम चॉपर बनाए हैं तो चॉपर का क्या उद्देश्य है? काटना। हो सकता है कि मनुष्य उससे शिकार करता होगा, शिकार करता होगा, हो सकता है कि लकड़ी वगैरह काटता होगा। ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि मनुष्य क्या करता था। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ज्ञान रखना जरूरी है कि सबसे पहला उपकरण कौन सा था? तो चॉपर था। ऑप्शन में यदि पेबुला दे दे तो बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि पेबुला मानव निर्मित उपकरण नहीं है, वो प्रकृति निर्मित उपकरण है। तो ये कट जाएगा, ये होगा। उसके बाद यदि आपको कोई दे दे कि चॉपर और चॉपिंग दोनों एक ही जैसा काम करता है, चॉपर का भी काम है काटना और चॉपिंग का भी काम है काटना। चॉपर और चॉपिंग काम क्या है? काटना। चॉपर का भी काम काटना और चॉपिंग का भी काम काटना। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तो चॉपर में एक तरफा धार है, एक तरफा धार है, चॉपर में एक तरफा धार है और चॉपिंग में दो तरफा धार है, दो तरफा धार है। क्या क्वेश्चन आएगा? तो इसी बिंदु को ध्यान में रखकर क्वेश्चन आएगा कि मानव ने सबसे पहला कौन सा उपकरण का आविष्कार किया जिसमें दो तरफा धार था? दो तरफा धार वाला पहला मानव का उपकरण कौन है? चॉपिंग। चॉपिंग।
चॉपिंग। अब देखो ये चॉपर है जिसमें एक तरफा धार दिखाई देगा, ये चॉपिंग है जिसमें इधर भी धार है इधर भी धार है, दोनों तरफ धार वाला उपकरण आपको ये नजर आएगा। तो चॉपर हो गया, चॉपिंग हो गया। इसके बाद हैंड एक्स, ये हस्त कुठार है, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लेवर, इसे चीरने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा उपकरण चीरने के काम आता था, चीरने के काम आता था। अब ये क्या चीरते थे, वो लकड़ी चीरेंगे कि किसी पशु का बदन चीरेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का है। कौन सा उपकरण है जो चीरने के काम आता था? ऑप्शन रहेगा चॉपर, चॉपिंग, हस्तकुठार और विदर्नी। तो उत्तर क्या जाएगा? विदर्नी। इसी तरह से सवाल आपके सामने में आएंगे। विदर्नी को ही हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीवर। और ये देखो खुरचने का काम आता है। आप इसके एज को देखो, इसे खुरेचा जाता है, इसी को स्क्रैपर बोलते हैं। अब यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दिया जाए, चॉपर हटा दो और दे दो यहां पर स्क्रैपर। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा उपकरण सबसे बाद का है, सबसे बाद का है, सबसे बाद का है, आप बताइए ए बी सी डी 4 में इनमें से कौन सा उपकरण सबसे बाद का है? एकदम सही बता रहे हैं, सबसे बाद का है स्क्रैपर। सबसे बाद का है स्क्रैपर। सही हो गया, स्क्रैपर है, आंसर बता दिया। नहीं बेटा, विदर्नी से भी बाद में स्क्रैपर आया है। तुम इधर देखो, ये देखो पैबुला जो मानव का नहीं है, चॉपर जो मानव ने सबसे पहली बार बनाया, चॉपिंग जो उसी को और एडवांस कर दिया कि जब दो तरफा धार हो गया, उसके बाद हैंड एक्स आया, उसके बाद में विदर्नी, उसके बाद में स्क्रैपर। इनके अंतर्गत सबसे लास्ट में कौन सा? तो स्क्रैपर। अब इसके अंतर्गत तुम ये समझो कि ये सभी के सभी उपकरण, उपरोक्त सभी उपकरण पूरा पाषाणकालीन है, पूरा पाषाणकालीन है। उपरोक्त सभी उपकरण पूरा पाषाणकालीन हैं। ऊपर के जितने भी उपकरण हैं सबके सब पूरा पाषाण काल के हैं। अब इसके बाद फिर आपको
बस इतनी बात जानना है कि पुरापाषाण काल का मानव कैसे जीवन जीता था, कैसे जीवन जीता था। पुरापाषाण काल का मानव कैसे जीवन जीता था, इस बात को जानने में कोई कठिनाई आप लोग को नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पुरापाषाण काल का मानव या तो शिकार करता था या तो खाद्य संग्रहण करता था। अभी वह अनाज नहीं उपजाता था, अभी वह पशुपालन नहीं करता था, अभी वो अस्थायी जीवन नहीं जीता था, अभी वो जो भी बर्तन उर्तन है वो नहीं बनाता था। इस दौरान आपको एक क्वेश्चन लास्ट में देता हूं। पुरापाषाण कालीन उपलब्धियों पर, पुरापाषाण कालीन उपलब्धियों पर ध्यान दें। मनुष्य का गर्दन, मनुष्य का गर्दन का हिस्सा होमो इरेक्टस के काल में, होमो इरेक्टस के काल में पूर्णतः विकसित हो गया। मनुष्य का गर्दन का हिस्सा होमो इरेक्टस के काल में पूर्णतः विकसित हो गया। मनुष्य ने धातु के कुछ एक उपकरणों का ही निर्माण किया था, उपकरणों का ही निर्माण किया था। धातु के कुछ एक उपकरणों का ही निर्माण किया था। मनुष्य ने धातु के कुछ एक उपकरणों का ही निर्माण किया था। फिर मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। आग का आविष्कार कर लिया था। मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। पहिया का आविष्कार कर लिया था। ये 4 ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको इसके आधार पर सही विकल्प देता हूं, आप विकल्प चुन लेना। उपरोक्त में से क्या सही है? ए, बी, सी, डी। ए बी सी डी के अंतर्गत
मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं देख के बताऊं ताकि ए बी बी सी 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 और डी। अब आप बताइए क्या होगा आंसर। अभी सर अब आप देखो, इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें आंसर की ओर हम लोग 1 मिनट में चलते हैं। पहले स्टेटमेंट की ओर कदम बढ़ाते हैं। मनुष्य का गर्दन होमो इरेक्टस के काल में डेवलप हुआ था क्या? तो भैया इसके गर्दन का हिस्सा तो पूर्ण रूपेण डेवलप हुआ है होमो सेपियंस के काल में, होमो सेपियंस के काल में। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। उसके बाद दूसरा, मनुष्य ने धातु के कुछ उपकरणों का निर्माण कर लिया था क्या? धातु के उपकरणों का निर्माण कर ही लेगा तो क्या वो पाषाण काल रहेगा? धातु के उपकरणों का निर्माण कर लेगा तो पाषाण काल तो रहेगा ही नहीं। तो तुम गौर करके देखो कि जैसे ही ये बात आई धातु के उपकरण, ये सीधा सीधी गलत हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है? तो बी में। तो ए बी तुम नहीं भी जानते हो ए के बारे में तो ये गलत हो गया, बी सी तो ये गलत हो गया। तो ये दोनों तो अपने आप गलत हो गए, ये दोनों अपने आप गलत हो गए। उसके बाद है, मनुष्य ने आग का आविष्कार किया था क्या? आपको याद होगा मैंने आग के आविष्कार के बारे में काफी डिटेल में समझा दिया था कि मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था। और कब किया था? तो होमो इरेक्टस के चरण में। आग का आविष्कार मनुष्य ने किया था होमो इरेक्टस के चरण में। यह मैंने समझा दिया है आप लोग को, तो उधर अब नहीं जाऊंगा। मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, यह सही है। और उसमें भी कब किया था? तो पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में भी कब किया था? तो होमो इरेक्टस के चरण में। होमो इरेक्टस के चरण का मतलब हो गया निम्न पुरापाषाण काल में। अब देखो क्रम तुम्हारा बनने लगा होगा। आग का आविष्कार कर लिया, हां कर लिया पाषाण काल में, ठीक है। पाषाण काल के अंतर्गत कौन से काल में? पुरापाषाण काल में, ठीक है। पुरापाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य ने कब किया? तो निम्न पुरापाषाण काल में। फिर निम्न पुरापाषाण काल के दौरान तो होमो इरेक्टस भी थे। एक सेकंड, निम्न पुरापाषाण काल में तो होमो इरेक्टस भी थे और ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी। तो किसने किया था? होमो इरेक्टस ने। अब तुम्हारा दिमाग यदि चल रहा है अभी, तो तुम इस बात को लेकर अब समझ गए हो कि हां अब हमको चीजें समझ में आने लगी। 2-3 दिनों के अंदर चीजें तुम्हारी व्यवस्थित हो गई होंगी और होने लगी होंगी कम से कम। अगले 3-4 दिनों के बाद तुमको लगेगा तो चीजें एकदम प्लेसीड हो जाएंगी। बस 3-4 दिन और धैर्य रखना, बढ़िया से समझो, मजा आएगा। अब अगला मुद्दा क्या हो गया कि मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया है क्या? तो नहीं, पहिए का आविष्कार तो बहुत बाद में जाके हुआ है। पहिए का आविष्कार बहुत बाद में जाके हुआ है, पाषाण काल के सबसे अंतिम चरण में, नवपाषाण काल के दौरान। अगला मुद्दा देखो, मध्यपाषाण काल, भारतीय स्थल लगभग अखिल भारत। अब मध्यपाषाण काल की ओर चलते हैं। पुरापाषाण काल को समाप्त घोषित करके मध्यपाषाण काल की ओर आपको लेके चल रहा हूं। मध्यपाषाण काल के बारे में सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, मध्यपाषाण काल का कालखंड मैं बता चुका हूं, कालखंड बता चुका हूं। मध्यपाषाण काल के बारे में अगला क्या काम करना होगा आपको? सामान्य जीवन कैसा था आपको यह जानना है। सामान्य जीवन,
ये बता चुका हूं कि ज्यादातर लोग मध्य पाषाण काल के दौरान भी अभी भी शिकार ही करते थे, खाद्य संग्रहण ही करते थे, लेकिन कुछ कुछ लोग खेती करने लगे थे, पशुपालन करने लगे थे, मिट्टी का बर्तन बनाने लगे थे, अस्थायी निवास करने लगे थे। ज्यादातर लोग अभी भी ज्यादातर लोग पूरा पाषाण कालीन जीवन ही जी रहे थे। ज्यादातर लोग पूरा पाषाण कालीन जीवन ही जी रहे थे। अब अगला मुद्दा क्या है कि कुछ कुछ लोग खेती, पशुपालन, अस्थायी निवास, और मृदभांड निर्माण करने लगे थे। कुछ कुछ लोग खेती, पशुपालन, अस्थायी निवास और मृदभांड निर्माण करने लगे थे। ठीक है, कुल मिलाकर आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य जीवन कैसा था। सामान्य जीवन कैसा था के बाद आपको क्या पढ़ना होगा कि मध्य पाषाण कालीन भारतीय स्थल, मध्य पाषाण कालीन भारतीय स्थल, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य पाषाण कालीन भारतीय स्थल। तो पहला पॉइंट कि इनकी जानकारी केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे अनेक स्थलों से प्राप्त होती है। नोट करते जाओ, इसकी जानकारी हमें केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि कई स्थलों से प्राप्त होती है। अब आपको यह समझना है कि इस पे सिंपल लाइन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य पाषाण कालीन जानकारी या मध्य पाषाण काल के प्रमाण हमें भारत के
बृहद क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है। कभी कभी आप पढ़ते कुछ हैं और क्वेश्चन की भाषा कुछ होती है, समझ साफ रहती है तो बन जाता है। क्वेश्चन की भाषा क्या होगी कि मध्य पाषाण काल का प्रमाण भारत में इक्का दुक्का क्षेत्रों से ही मिला है। स्टेटमेंट सही कि गलत? तो गलत। मध्य पाषाण का प्रमाण हमें भारत में बृहद क्षेत्रों से मिला है। स्टेटमेंट सही। इसके अंतर्गत जो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ सकता है वो ये कि इनमें से कौन से राज्य से कौन सा स्थल मिला है। वो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि अब एक एक राज्य के मध्य पाषाण काल के सारे स्थल याद करो। जैसे केरल से इडुक्की है, तमिलनाडु से टेरी है, गुजरात में लखनाज है, उड़ीसा में संभलपुर है, बंगाल में बीरभानपुर है, उत्तर प्रदेश में कम से कम 30 जगह है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। तो आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आप सभी स्थलों को याद करो, लेकिन फिर भी मैं कुछ स्थल दे देता हूं जिसको आप याद कर लेंगे। इडुक्की केरल, लंघनाज गुजरात, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश, और फिर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्र, सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए यदि कि मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, मध्य पाषाण काल के बारे में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मध्य पाषाणिक इतिहास की जानकारी मिलती है। मध्य पाषाणिक इतिहास की जानकारी के लिए यहां से कुल कितने स्थल मिले हैं? तो 30 स्थल मिले हैं। इन 30 स्थलों का नाम तो नहीं जानना है, लेकिन आपको इनके 3-4 स्थल का नाम जानना पड़ेगा, क्योंकि वो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा स्थल कहां से मिला है। एक है सराय नाहर, एक है चोपानी मांडो, उसके बाद है महदहा, उसके बाद दमदमा, उसके बाद कोलडिहबा, ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। कहां से? तो उत्तर प्रदेश से। इनमें एक फैक्ट बड़ी महत्वपूर्ण है कि पहली बार चावल का प्रमाण यहीं से मिला है। पहली बार चावल का प्रमाण हमको यहीं से मिला है। फर्स्ट टाइम हमको चावल का प्रमाण यहीं से मिल रहा है। सराय नाहर से भी मिला है और कोलडिहवा से भी मिला है।
सराय नाहर से भी मिला है, कुलडीहा से भी मिला है, दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा। एग्जाम में यदि ऑप्शन देना होगा तो कोई एक ही देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपके सामने में यह स्पष्ट हो गया कि इस काल का कौन कौन सा स्थल था और इनके स्थलों के अंतर्गत कौन से राज्य में कौन सा स्थल है। इनके क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर के तहत सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? चावल। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का आएगा तो क्या आएगा? चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां हुआ, या चावल का उत्पादन सबसे पहले कहां हुआ, या चावल की सबसे ज्यादा प्रजातियां कहां से उत्पादित होती थी। तो चावल का सबसे पहला उत्पादन उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा प्रकार की श्रेणियां चावल की उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का जो तराई का इलाका है वो इलाका चावल के उत्पादन की दृष्टि से भारत के इतिहास का सबसे पहला दौर है। अब अगला मुद्दा कि इनका उपकरण कैसा था। उपकरण कैसा था? क्योंकि पाषाण काल है तो उपकरण के ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना रहती है। तो पाषाण काल का जो मेन उपकरण है, जिस उपकरण को लेकर पाषाण काल की पहचान होती है, जिसको लेकर इसका नाम होता है, उसे कहते हैं सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण। आपके एग्जाम में यह एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि कोई डिटेलिंग इसका पूछा जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि सूक्ष्म उपकरण का, सूक्ष्म पाषाण उपकरण का मतलब क्या होता है। यदि सूक्ष्म पाषाण उपकरण का मतलब खोजो आप, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, छोटा, उसके बाद फिर धारदार, नुकीला, छोटा, धारदार, नुकीला। इसके तहत आप उदाहरण के रूप में रख सकते हो भाला और तीर। भाला और तीर, भाला और तीर जैसे उपकरण किस काल में बनने लगे? भाला और तीर जैसे उपकरण बनने लगे मध्य पाषाण काल में। ये इनके उपकरणों का तौर तरीका है, लेकिन इस सब में आप ज्यादा समय लगा के कोई फायदा नहीं पाएंगे। एग्जाम के ख्याल से एकदम टू द पॉइंट, इनका उपकरण कैसा था? तो सूक्ष्म पाषाण का था। सूक्ष्म पाषाण का मतलब क्या होता है? तो जो पत्थर के वो उपकरण जो छोटे आकार के हों। इस काल में बनने वाले उपकरणों की विशेषता क्या है? तो छोटे हैं, धारदार हैं, नुकीले हैं। उदाहरण क्या है? तो भाला, और क्या? तीर। तो भाला फेंकने का और तीरंदाजी का समय यहीं से शुरू होता है। आपको इसकी तीरंदाजी का प्रमाण आगे दिखाऊंगा। यदि इस काल की विशेषता की ओर चलकर देखो, आर्थिक विशेषता आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि खेती की शुरुआत हो गई है, पशुपालन की शुरुआत हो गई है, मिट्टी के बर्तन के निर्माण की शुरुआत हो गई है। इससे ज्यादा इनकी विशेषता नहीं पढ़ना। सामाजिक विशेषता अभी भी खाना बदोश जीवन जीते हैं, ज्यादातर खाना बदोश, ज्यादातर खाना बदोश, ज्यादातर खाना बदोश जीवन जीते हैं। कुछ कुछ लोग अस्थाई जीवन जीने लगे हैं, कुछ कुछ लोग अस्थाई जीवन जीने लगे हैं। लेकिन एक खास बात आपको नजर आने को है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने की खूब संभावना है।
एक छोटा सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफा गुफाओं के चित्र, भीमबेटका के गुफाओं के चित्र, भीमबेटका की गुफाओं के चित्र से कार्य विभाजन का प्रमाण मिलता है। कार्य विभाजन का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका के गुफाओं के चित्र से हमें कार्य विभाजन का प्रमाण मिलता है। तो इस विषय पर अगले स्तर पर उतरने के पहले एक स्टोरी समझो, लिखना नहीं। जितना लिखना है आपने लिख रखा है, सिर्फ स्टोरी समझो। लिखने के लिए बस 1-2 लाइन का मामला है। ऐसे समझो कि जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाणिक काल के लोगों ने बड़े पैमाने पर गुफाओं में पेंटिंग करना शुरू कर दिया था। एक नहीं अनेक जगहों पर हमें गुफाओं में पेंटिंग मिलती है। ये गुफाएं मानव ने नहीं बनाई हैं, प्राकृतिक गुफाएं हैं। मानव ने पहली दफा गुफा का निर्माण मौर्य काल में किया है। अशोक ने पहली दफा पहाड़ को काटकर गुफाओं का निर्माण करवाया था। लेकिन प्राकृतिक गुफाएं तो पाषाण काल से ही मौजूद थी। उन पाषाणकालीन गुफाओं के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। उसी को हम गुफा पेंटिंग कहते हैं। मध्य पाषाण काल से हमें गुफा पेंटिंग का खूब प्रमाण मिलता है। मध्य पाषाण काल से जो गुफा पेंटिंग मिलती है उसके प्रमाण हमें अनेक जगहों पे मिले। ये सब बेसिक बातें हैं और कभी कभी ना एकदम बेसिक ही क्वेश्चन में आ जाता है कि इडुक्की है, टेरी है, लंघनाज है, बीरभानपुर है, संभल है, इन सभी जगहों पर गुफाएं मिली हैं। उन सभी गुफाओं में पेंटिंग मिली है। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा होती है भीमबेटका की, क्योंकि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी पेंटिंग बहुत डेवलप्ड है और वहां पर बहुत दीर्घकालीन पेंटिंग की परंपरा मिली है। मतलब मध्य पाषाण काल से लेकर आगे चलकर मध्यकाल तक की पेंटिंग की परंपरा आपको उनकी गुफाओं से मिलती है। इसलिए भीमबेटका के बारे में चर्चा ज्यादा होती है, बाकियों के बारे में चर्चा नहीं होती है। बेटा, पढ़ा के लिखाने वाला सारा काम ये तब होता है जब मेंस की पढ़ाई होती है। पीटी में जब फैक्ट लिखने की बात होती है तो फिर ये संभव नहीं होता है। तुम समझा करो। पीटी के क्लास में आप जहां एक एक लाइन में फैक्ट आने वाला है वहां पर ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पढ़ाएगा फिर नोट्स लिखाएगा। ये एक एक फैक्ट, एक एक पॉइंट तुम्हें पकड़ना होगा। तो यदि तुम ऐसे समझो ना कि एकदम स्टोरी ही मात्र चले फिर पूरा लैंग्वेज में लिखाया जाए, ये मेंस में पॉसिबल है। मेंस में पॉसिबल है। ये पीटी का कोर्स है। अब किसी बच्चे ने एक सज्जन टीचर का नाम लेके बोला कि उन्होंने कहा है कि पीटी जो है वह मेंस का बच्चा है। ऐसा है कि हमने पड़ोसी हैं हम, और अनावश्यक बातें ना किया करो बच्चों। पीटी मेंस का बच्चा है तो मेंस की तैयारी कर लो, जिंदगी में कभी पीटी पास ना करोगे। डायलॉग मारने के लिए ना कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं। डायलॉग मारना हो तो फिर तुम सलमान खान का डायलॉग सुनो। हम लोग का डायलॉग काहे सुनते हो? डायलॉग लोग ना सुना करो। एंसेंट इंडिया मेंस में है ही नहीं तो फिर मेंस का बच्चा कैसे होगा एंसेंट इंडिया में तैयारी करके? सोचो तुम लोग हैं। यदि मेंस के अंदर एंसेंट इंडिया का सिलेबस होता तो मेंस पढ़ लेते तुम, पीटी उसी से हो जाता। 1 मिनट के लिए हम मान लें, लेकिन मेंस में है ही नहीं। यदि मेंस में नहीं है तो क्या मेंस पढ़ाऊं? बोलो बोलो।
नहीं ना, सिर्फ पीटी में है तो पीटी पर हो। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन बच्चा कौन बाप, समझ गए? ये बच्चा बाप की चिंता ना करो, तुम ही सबके बाप बन जाओगे, तुम ही सबके बाप बन जाओगे। सही तरीके से पढ़ लो ना, अभी तो तुमको 2-4 दिन लगेगा चीजों को ढालने में। ध्यान रखना कि मैं तो तुम्हारे मुताबिक ढलूंगा नहीं, ढलना तो तुमको पड़ेगा मेरे मुताबिक। क्यों? तुम्हारे मुताबिक ढल जाऊंगा तो तुम एसएससी पास नहीं कर पाओगे, मेरे मुताबिक ढल जाओगे आईएएस पास कर जाओगे, और मैं तो कभी किसी के मुताबिक ढल ही नहीं सकता। मुझे मालूम है कि कौन सा रास्ता सही है, मैं उसी पे चलता हूं, उसी पे चल ही रहा हूं, चलता ही रहूंगा। 2-4 दिन लगेगा, तुम मेरे पटरी पर उतर जाओगे। बहुत लोग उतर चुके हो, 2-4 दिनों में सब उतर जाओगे। इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि पीटी बच्चा है मेंस बाप है। समझ गए ना, बाप बेटा का संबंध मत पढ़ो। अब अगला मुद्दा यह है कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हमने कहा कि सबसे ज्यादा डिटेल्ड जो चित्रकला की जानकारी मिली है, सबसे उत्तम चित्रकला की जो जानकारी मिली है वो भीमबेटका से मिली है। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अब उन पेंटिंग के अंदर की बात जो है वह हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तब जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर का मेंस पढ़ते हैं। आप देखोगे कि यही है भीमबेटका की गुफाएं। इन गुफाओं के अंदर की जो पेंटिंग है, उन पेंटिंग के बारे में डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे मेंस में। भीमबेटका की गुफाओं की पेंटिंग की विशेषताओं के ऊपर इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन यह बात देखो, तुम इस दृश्य पर ध्यान दो। घोड़े पे सवार एक आदमी हाथ में भाला लेके फेंक रहा है, एक आदमी देखो तीर चला रहा है। इससे क्या पता चलता है? तीरंदाजी आ चुकी है, भालेबाजी आ चुकी है। एक तो ये जानकारी मिलेगी। पुरुषों को देखोगे ज्यादातर शिकार कर रहे हैं, पुरुषों को देखोगे ज्यादातर शिकार करते नजर आएंगे, और महिलाओं को देखोगे तो प्रायः हुआ माथे पे बोझ लेके कहीं जा रही होती है। तो माथे पे बोझ लेके जाते हुए महिलाओं का दृश्य और शिकार करते हुए पुरुषों का दृश्य, इससे इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस समाज में कार्य विभाजन हो चुका था। इस समाज में कार्य विभाजन, वर्क डिवीजन हो चुका था। पुरुष शिकार करते थे, पुरुष शिकार करते थे, क्योंकि शिकार करके भी तो खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा किया जाता था, और मनुष्य स्त्रियां जो है वह महिलाएं खाद्य संग्रहण करती थी। महिलाएं खाद्य संग्रहण करती थी। पुरुष शिकार, महिलाएं खाद्य संग्रहण। और सांस्कृतिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है चित्रकला का विकास। चित्रकला का विकास, और चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण है भीमबेटका। भीमबेटका। तो आप देखोगे कि हमने इस तरीके से जितना करने का था मध्य पाषाण काल तक का मामला कंप्लीट कर लिया। 15-20 मिनट का टाइम और लगेगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। 15-20 मिनट का टाइम और लगेगा तो आप लोग नवपाषाण काल का टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। कल के क्लास में जब जाऊंगा तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगाऊंगा नवपाषाण काल के ऊपर। उसके बाद में आपको ले चलूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 50-60% टॉपिक कल खत्म हो जाएगा। यानी कि नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता यही कल का टॉपिक है। आज की चर्चा यहीं पर रुक जाएगी। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा अब कल पूछ लीजिएगा। चलिए।